Assalamu alaikum to everyone. This is Yasmin Rizvi, your science teacher. I hope you all are fine. Today we are going to start the topic of animal cell. थोड़ा सा हम देखते हैं कि एनिमल सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं. So let's start the topic. As you all know, cell is divided into two parts. ठीक है, animal cell and plant cell. On the basis and प्लांट एंड एनिमल. ठीक है, अलग अलग बेसिस पे हमने सेल्स को डिवाइड किया है ऑन द नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, लाइक यूनिसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, इस तरह करके हमने अलग अलग जो है बुनियाद बनाकर अलग अलग चीज़ों को हमने नाम दिए हैं. फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो है एनिमल सेल. ठीक है, एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल होता है. अच्छा, जब हम फर्स्ट टाइम एक सेल को देखते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल में मौजूद हैं. ये एक टिपिकल एनिमल सेल है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम किसी सेल को देखते हैं तो हमें कैसे ये चीज़ देखते साथ ही मालूम हो जाती है कि ये एनिमल सेल है या इधर प्लांट सेल है. तो बेटा, जो मेन डिफरेंस आता है एनिमल और प्लांट सेल का वो ये है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द सेल. ठीक है, साइड पर मौजूद होता है न्यूक्लियस. वाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर. एक्चुअली होता कुछ यूँ है, एक वैक्यूल है, एक ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है. लेकिन ये वैक्यूल जो है प्लांट सेल में एक बहुत बड़े साइज में मौजूद होता है और एक ही मौजूद होता है. ठीक है, वो वैक्यूल जो है साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो सेंटर में मौजूद होता है. सो उस लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में चला जाता है. बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल जो वैक्यूल है वो वैक्यूल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं. सो न्यूक्लियस ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल. सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है. एज वेल एज हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में है या प्लांट सेल में है, और थोड़े प्लांट सेल में नहीं है तो एनिमल सेल में. इस तरह करके जो है हमारे पास कुछ अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं. यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक टिपिकल एनिमल सेल है. ठीक है, यूकैरियोटिक का एनिमल सेल है. एज यू ऑल नो व्हाट इज यूकैरियोटिक. सो यहाँ हम देखेंगे, हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं, एज वेल एज इसमें जो मौजूद चीज़ें हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, उनके फंक्शंस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, मेम्ब्रेन का वर्ड जो है वो लेयर के लिए यूज़ किया जाता है. सो दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? देखिए, ये एक आउटर लेयर है हमारी सेल की. ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, क्लियर है आउटसाइड द सेल, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दें. इसके वेरियस फंक्शंस हैं. ठीक है, फंक्शंस में अगर हम देखें तो एक प्रोटेक्शन आ जाती है. ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से सेल को. एज वेल एज ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सो व्हाट इज सेमी परमिएबल? सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल मीन्स परमिशन देना. ठीक है, सो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हाफ चीज़ों को परमिशन देती है, परमिट करती है कि आप अंदर आ जाइए या बाहर चले जाइए, बाकी तमाम चीज़ों को नहीं करती. ठीक है, सो सेलेक्ट करती है कि जिनका साइज छोटा है या कौन सी चीज़ सेल को नीड है जिन चीज़ों की, तो उन्हीं को अलाउ करती है टू कम इनसाइड द सेल. सो दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसके साथ साथ इस सेल के ऊपर बहुत सारे प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानने में काम आते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास चीज़ आती है, अगर आप सेंटर में देखें सेल के बिल्कुल सेंटर में, ये हमारे पास न्यूक्लियस है. ठीक है, ये हमारे पास है बेटा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है बेटा? न्यूक्लियस जिस तरह एक हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर है, बिल्कुल इसी तरह जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर है जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ठीक है, एज वेल एज हमारा जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो तमाम न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेल डिवीजन का जितना प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर से ही स्टार्ट होती है. ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास जितने भी आपके क्रोमोसोम्स वगैरह हैं जो कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी का या हमारे सेल का, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है. ठीक है, ओके. सेल के अंदर जो कि न्यूक्लियस है, जिस तरह सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक दैट हमारे न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है.
दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियर एनवेलप का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज भी होती हैं, बहुत सारी चीजों ने बाहर आना होता है, बहुत सारी चीजों ने अंदर आना होता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, जिसके अंदर से चीजें इन एंड आउट हो सकती हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। आपको इस न्यूक्लियस के अंदर जो है एक राउंड सी चीज नजर आ रही है, उसके साथ साथ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। बेसिकली द जेनेटिक मटेरियल, विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इट इज बेसिकली द क्रोमोसोम या क्रोमैटिन नेटवर्क। आप कह सकते हैं ये क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम है। बेसिकली क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम एक ही चीज के दो नाम है। जब हम इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो जब बहुत ज्यादा जब हमारे जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली जो है वो क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में मौजूद होता है, बिल्कुल झाल की तरह मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जब न्यूक्लियस को डिवाइड होना है, सेल को डिवाइड होना है, तो ये बेटा जेनेटिक मटेरियल जो जिसको मैं क्रोमैटिन नेटवर्क का नाम देती हूँ, ये आपस में बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं। एट दैट टाइम इन कंडेंस स्टेज वी कॉल्ड द क्रोमैटिन नेटवर्क एज क्रोमोसोम। हम उस वक्त उसको क्रोमोसोम का नाम देते हैं। इसके साथ साथ आपको एक कंडेंस स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा पर्पल कलर में, ठीक है, डार्क पर्पल कलर में। ये है हमारे पास न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है हमारी, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। इसके अंदर बेसिकली जो है बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं। ओके, इसके बाद बेटा आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस आपको एक लाइट ब्लू कलर की के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या है बेटा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं। होता कुछ यूं है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इनको हम रफ या स्मूथ का नाम क्यों प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से वी कॉल देम रफ, एक रफ अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, यू कैन सी दैट दिस orange like orange structure is called ribosome. They are basically the ribosome which provide the rough appearance to these endoplasmic reticulum. Therefore they are called rough endoplasmic reticulum. As well as the other type of endoplasmic reticulum is smooth endoplasmic reticulum. Why they are smooth? Why they called smooth? Because there is no ribosomes, ठीक है, which are present on them. So due to the presence and absence of ribosomes we call them smooth and rough endoplasmic reticulum. Okay, इनके functions भी अलग अलग हैं। ठीक है, अब इनके functions को अगर हम देखें तो बेटा इनके पहले मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूंगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चूंकि राइबोसोम्स मौजूद हैं, एंड राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम भी देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि मैं हमारी बॉडी की मैं बात करूं तो मैं हमारे बॉडी के सेल्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, समझ आ रही है, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो रहा है। हाउ, कैसे सिंथेसाइज्ड हो रहा है बेटा? हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स नाम का एक ऑर्गेनेली है, उनके अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जा रहा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आरएनए को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि इस टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। वी ऑल नो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स मौजूद है। सो विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज नीडेड टू आवर बॉडी, ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा डीएनए। और डीएनए कहाँ मौजूद है? डीएनए बेसिकली जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए आरएनए भी एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए आरएनए को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा और
आरएनए जो है ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा। न्यूक्लियस के बाहर कहाँ आएगा? वो आएगा राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। और राइबोसोम्स बेसिकली क्या है? ये एक प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं जहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। होता कुछ यूं है, और प्रोटीन बेसिकली जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक तरह का आरएनए जो है वो क्या करता है? वो अमाइनो एसिड को कलेक्ट करके राइबोसोम के ऊपर लाता है, ठीक है। और किस तरह का प्रोटीन बनाना है ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं न्यूक्लियस के अंदर से, ठीक है, जो कि डीएनए प्रोवाइड करता है। एक तरह का अमाइनो एसिड जो है जो बेसिकली जो है मैसेंजर आरएनए है, वो न्यूक्लियस के अंदर से क्या करेगा? मैसेज लेकर आएगा टू दी राइबोसोम। और ट्रांसफर आरएनए विच इज ऑल्सो द टाइप ऑफ आरएनए, वो क्या करेगा? टीआरएनए जिसको कहा जाता है, वो अमाइनो एसिड को कलेक्ट करके लाएगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द प्रोटीन टू द राइबोसोम्स, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। जब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगे तो इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोटीन की पैकेजिंग की जाएगी, ठीक है। प्रोटीन को क्या किया जाएगा? पैकेट्स में रखा जाएगा, ठीक है। सो उनकी फोल्डिंग की जाएगी, उनकी मॉडिफिकेशन होगी, एंड देन आफ्टर द मॉडिफिकेशन दे आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। सो ये यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक फंक्शन आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखा वो क्या था? वो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, उसकी मॉडिफिकेशन करना, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। जिस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी एपरेटस, जिनको हम गोल्जी बॉडीज का नाम भी देते हैं। ये इस गोल्जी एपरेटस के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू ट्रांसपोर्ट, टू मॉडिफाई और टू पैकेज द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स, ठीक है। कवर के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल चिप्स वगैरह अगर किसी फैक्ट्री के अंदर बनती है, सिंथेसाइज होती है, तो उसको एंड में पैकेट के अंदर डाला जाता है उन चिप्स को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अब जो प्रोटीन या लिपिड सिंथेसाइज्ड हुए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द गोल्जी एपरेटस और बॉडीज, ठीक है। गोल्जी एपरेटस या बॉडीज उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको पैकेट में डालते हैं, ठीक है। पैकेट में डालने के बाद उनको मतलब पैकेजिंग कैसे करते हैं? उसको वेजिकल्स के अंदर डालते हैं, ठीक है, ताकि उन वेजिकल्स के अंदर वो इजीली जो है वो दूसरे जो टारगेटेड एरिया है जहां पर उस पर्टिकुलर लिपिड या प्रोटीन की नीड है, वो इजीली वहां तक एक्सपोर्ट हो सके। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम भी देते हैं, बिकॉज एनर्जी की जनरेशन जो है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है, ठीक है। सो एनर्जी हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जिस फॉर्म में बनता है, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे ऑल आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, और ये तमाम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसके अंदर दो लेयर्स मौजूद होती हैं। द इनर लेयर इज कॉल्ड, और द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड विच इज कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है, एंड द आउटर लेयर विच इज स्मूथ, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारे पास परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम भी एक तरह का ऑर्गेनेली है। इसका बेसिक फंक्शन जो है वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना है,
जैसा कि अगर लिवर सेल्स की बात करें तो लिवर सेल्स के अंदर जो परऑक्सीजोम्स होंगे उनके अंदर, या अगर कोई बंदा अल्कोहलिक है, ठीक है, तो वहां पे जो फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं विच आर हार्मफुल टू अस, ठीक है, हमारे बॉडी सेल्स के लिए हार्मफुल है, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। जैसा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो उसको वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज कर, जितने भी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को नुकसान ना हो। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रोजोम। ये हमारे पास सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोजोम, और इंडिविजुअली अगर हम उनको देखें तो दे आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये बेसिकली ये इनका फंक्शन क्या है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उस वक्त जो है ये क्या करते हैं, ये क्रोमैटिड्स जो कि क्रोमोसोम की ही एक शक्ल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में काम करते हैं, ये ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर इसका जो मेन फंक्शन है, अगर मैं इसको प्रॉपरली कहूं तो इट ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द सेल, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है ये, और सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमैटिड्स को खींचने में काम आता है, अपनी तरफ पुल करता है। अब है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम भी एक तरह के ऑर्गेनेल्स हैं। एक्चुअली लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। लाइसोसोम के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट भी करती है। एक्चुअली लाइसोसोम के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम भी देते हैं, जो कि वो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, जैसा कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह हैं, इनको ब्रेक डाउन करने में रोल प्ले करता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, जो लास्ट चीज मुझे आपको बतानी है वो ये है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये तमाम चीजें जो हैं जैसे सेल के अंदर है, ये तमाम चीजें कहाँ मौजूद है, इसके अंदर कोई लिक्विड चीज है, क्या है, इसके अंदर एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का या साइटोप्लाज्म का, ठीक है। प्लाज्मा एक जैसा कि अगर आपको पता हो, पहले हम पढ़ते थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, नाउ वी हैव 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, जिसको बेसिकली जो फ्लूइड है, ठीक है। तो इस फ्लूइड के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं वो लाई करती हैं, जैसा कि न्यूक्लियस है, ये तमाम चीजें कैसी हैं, ये हवा में नहीं है, इनके अराउंड जो है वो गैसियस एनवायरनमेंट नहीं है, इनके अराउंड एक फ्लूइड एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज।